लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। आज से करीब 500 साल पहले इस देश में जहीरुद्दीन बाबर ने मुगल सत्ता की नींव रखी थी। जब मुगल शासन अपने शबाब पर था तो पूरे भारत में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाहों ने भारत में लंबे वक्त तक शासन किया और यहाँ के आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, सोसाइटी और इकोनॉमी को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित भी किया। यही नहीं, मुगलों के दौर में भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। दुनिया का 23% ट्रेड भारत से होकर जाता था। औरंगजेब के दौर में मुगलों की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। भारत, पाकिस्तान और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आज तक मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है। दुनिया के इस हिस्से में हर बड़े शहर में उनके नाम पर सड़कें और इमारतें हैं। लाल किला और ताजमहल, जिनको देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, उनको मुगल काल की धरोहर बताया जाता है। और तो और मुगलई खाना भी काफ़ी फेमस है, जिसे भारत और दुनिया भर में पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वही मुगल अपने आप को मुगल कहलाने से भी नफरत करते थे? आखिर मुगल शब्द में ऐसा क्या है कि मुगल खुद इस शब्द से नफरत करते थे? आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1526 में पानीपत की जंग हुई और इस एक जंग ने 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक के लिए एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इस राजवंश की स्थापना की थी जहीरुद्दीन बाबर नाम के एक शख्स ने। बाबर ने न सिर्फ इब्राहिम लोदी को हराया था, बल्कि 1527 में हुई खानवा की लड़ाई में उसने महान राजपूत राजा राणा सांगा को भी मात दी थी। इसी की बदौलत बाबर का दावा दिल्ली पर मजबूत हुआ था। जाहिर है कि बाबर भारत का रहने वाला नहीं था, बल्कि उसकी जड़ें कहीं और से थी। 14 फरवरी साल 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। वो फरगना में पैदा हुआ था। आज अगर नक्शे में देखें तो ये जगह अब उज्बेकिस्तान में पड़ती है। बाबर फरगना का राजकुमार था। उसके पिता फरगना के शासक थे। उनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा द्वितीय। हालांकि उमर शेख मिर्जा द्वितीय फरगना नाम की छोटी सी जगह पर रूल करते थे, क्योंकि वो खुद कई अमीरात के राजकुमारों में से एक थे जिन्होंने सेंट्रल एशिया के कई हिस्सों पर अपना हुक्म चलाया था। लेकिन ये अमीरात के अलग अलग परिवार कभी एक ही पूर्वज के वंशज हुआ करते थे। जी हाँ, ये वो पूर्वज था जिसने इस पूरे हिस्से को अपनी तलवार के दम पर जीता था। ये वही पूर्वज था जिसने दिल्ली को करीब 100 सालों के लिए वीरान कर दिया था। इस शख्स का नाम कोई और नहीं बल्कि तैमूर लंग था, जिसे तैमरलेन भी कहते हैं। तैमूर लंग भी समरकंद की पैदाइश था, लेकिन वो किसी राज परिवार से नहीं आता था, बल्कि शुरुआत में वो पहाड़ों से भेड़ें चुराने का काम करता था। आगे चलकर 1369 में उसने समरकंद पर कब्जा किया और यहाँ से उसने एक ऐसे साम्राज्य को खड़ा किया जिसमें वेस्ट एशिया से लेकर सेंट्रल एशिया और फिर भारत तक उसका राज्य फैल गया था। यही तैमूर लंग बाबर का पूर्वज भी था। बाबर तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी का वंशज था। हालांकि बाबर को मुगल शब्द तैमूर से नहीं मिला, बाबर को मुगल शब्द मिला उसकी माँ की तरफ से। दरअसल बाबर सिर्फ अपने पिता की तरफ से ही एक खूंखार लड़ाके के खानदान से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि उसके खून में एक और विरासत थी, एक महान लड़ाके की विरासत। उसकी फादर साइड तो मजबूत थी ही, उसकी मदर साइड भी बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि उसका ननिहाल चंगेज खान का वंशज था। चंगेज खान को दुनिया के सबसे महान आर्मी कमांडर्स में से एक माना जाता है। चंगेज खान ने मंगोल ट्राइब को एक किया और एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना शासन चलाया। बाबर की मां का नाम कुतुब निगार खानम था, जो मुगलुस्तान की शासक यूनुस खान की बेटी थी। अब ये जो यूनुस खान थे, इनके पूर्वज चंगेज खान के दूसरे बेटे चगताई खान थे। चगताई खान चंगेज खान के 4 बेटों में से एक थे, जिन्होंने मध्य एशिया के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। इस क्षेत्र को चगताई खानात के नाम से भी जाना जाता था। अब दोस्तों, इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि बाबर दरअसल 2 महान पूर्वजों का वंशज था। एक तरफ तैमूर का तिमुरिद खानदान और दूसरी तरफ चंगेज खान का मंगोल खानदान। अब मुगल शब्द आया है मंगोल से, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बाबर, जो चंगेज खान का वंशज था, वो खुद को मुगल कहलाना पसंद नहीं करता था। वो खुद को तिमुरिद राजकुमार कहलाना ज्यादा पसंद करता था। आज अगर मुगल ये जान जाएं कि वो मुगल कहे जाते हैं तो शायद उन्हें भी बहुत दुख होगा। बाबर ने हमेशा ही खुद को मंगोलों से अलग दिखाने की कोशिश की। उसने हर संभव प्रयास किया कि कोई भी उसकी मंगोल साइड को ना जाने। वो अपनी अलग पहचान को बनाने की कोशिश करता रहा।
एग्जाम्पल के लिए जो सबसे बड़ा काम बाबर ने किया वो ये था कि उसने मंगोलों की तुर्की भाषा को अपनी लैंग्वेज मानने से मना कर दिया। इसकी जगह पर उसने पर्शिया की पर्शियन यानी फारसी भाषा को तवज्जो दी। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि फारस यानी पर्शिया के लोगों की नज़र में तुर्की बोलने वाले लोगों की इमेज गंवारों की इमेज थी। इस इमेज को तोड़ने के लिए मुगलों ने तुर्की को पीछे छोड़ते हुए फारसी को अपने साम्राज्य में राजकाज की भाषा चुना। बाबर के बाद भी सभी मुगलों ने पर्शियाई यानी फारसी भाषा को सीखना शुरू किया। उन्होंने इस भाषा को इस कदर अपनाया कि इसी भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा। भारत में अपने बच्चों को इसकी ट्रेनिंग देनी शुरू की। गणित से लेकर ज्योतिष तक की शिक्षा के लिए इसी पर्शियन भाषा को चुना गया और इसी में सारे काम होने लगे। मुगलों की पीढ़ी दर पीढ़ी में इस भाषा को अपनाने का असर दिखने लगा। बादशाह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने तो रिकॉर्ड बना डाला था इस मामले में। दारा शिकोह ने 50 उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करके इतिहास रच दिया था। इस तरह से बाबर और बाद के सभी मुगलों ने चंगेज खान की मातृभाषा तुर्की को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया, उसकी जगह पर पर्शियन भाषा को अपनाया। यही नहीं, जहां मंगोल अपनी साधारण इमारतों के लिए जाने जाते थे, वहीं मुगलों ने अपनी बनाई बिल्डिंग्स को इतना भव्य बनाया कि उसमें से एक बिल्डिंग आज ताजमहल यानी दुनिया का 7वां अजूबा है। बाबर ने फारसी और तैमूरी शैली के भव्य बाग बगीचों और इमारतों का निर्माण किया। एग्जाम्पल के लिए उसने आगरा और लाहौर में 4 बाग बनवाए जो फारसी शैली से जुड़े हुए थे। ऐसे ही बाबर ने खुद को चंगेज खान से अलग रखने के लिए मंगोलों की खानाबदोश जीवन शैली और कबीलाई परंपराओं को रिजेक्ट कर दिया। बाबर ने अपनी एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बनाई, अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया और मंगोलों की तरह खानाबदोश होने की बजाय एक जगह ठहर कर राज करने की पॉलिसी बनाई। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि बाबर के पिता भी यही करना चाहते थे, लेकिन कामयाबी मिलती है बाबर को, ना कि उनके पिता को। अब ये सब वो बातें हैं जिनसे पता चलता है कि मंगोलों से खुद को दूर रखने के लिए मुगलों ने बहुत कुछ किया। इसके और भी सबूत मिलते हैं हमें। ऐसा ही एक सबूत है ज़हीरुद्दीन बाबर की आत्मकथा। इस आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। बाबरनामा को आप मुगलों की पहली डायरी समझ सकते हैं। बाबर ने इसमें लगभग हर दिन की बात लिखी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अकबर की आईने अकबरी नहीं थी जिसे कोई और लिख रहा था, बल्कि बाबर ने खुद इसे अपने हाथों से लिखा था। ये बाबर की एक पर्सनल डायरी थी। इतिहासकार बाबर की डायरी की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि इसमें मिलावट बहुत कम है और उस टाइम पीरियड की डिटेल में जानकारी ये किताब या ये डायरी देती है। बाबरनामा को पढ़ने से हमें पता चलता है कि बाबर ने मंगोलों और अपने बीच के अंतर को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। वो खुद को मंगोल या मुगल बताने की बजाय तिमूरिद बताता है। उसने खुद को मंगोल नहीं कहा है, लेकिन सवाल आता है कि फिर मुगल शब्द आया कहाँ से? इसका जवाब भी यही किताब है। बाबर ने खुद बाबरनामा में 400 के आसपास बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन यह शब्द उसने मंगोलों के लिए इस्तेमाल किया, खुद के लिए नहीं। दरअसल मुगल शब्द पर्शियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मंगोल। इस मूल रूप से इसे अगर देखा जाए तो मंगोलों के वंशजों के लिए इस्तेमाल किया गया था, खासकर उन लोगों के लिए जो चंगेज खान और तैमूर लंग के वंशज माने जाते थे। बाबर से पहले भी इस शब्द का इस्तेमाल होता आया था, लेकिन बाबर ने अपनी डायरी में जब भी इस शब्द को यूज़ किया तो उसने हमेशा ही एक भयानक राय दी इस शब्द के बारे में। वो मंगोलों को पसंद करते नहीं थे, इसलिए कभी भी सही टोन में इस शब्द को लेकर बात नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय ये शब्द आमतौर पर अनएजुकेटेड, बर्बर और खानाबदोश मंगोलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यही काम उसने बाबरनामा में भी किया। वो खुद को तैमूरी बताना चाहता था, जो कि ज़्यादा सभ्य और प्रतिष्ठित उस दौर में माने जाते थे, जबकि मंगोलों की जो इमेज थी वो बर्बर इन्वेडर्स वाली थी। यही वजह है कि बाबर खुद को बर्बर दिखाने की बजाय सभ्य दिखाना चाहता था। वो मंगोलों की तरह बर्बर और घुमंतु दिखने की जगह एक रुकी हुई या स्थिर साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था। इसलिए बाबर ने खुद को तैमूरी वंशज अधिक कहलाना पसंद किया और मुगल शब्द से दूरी बनाए रखी। सिर्फ बाबर नहीं, आगे चलकर अकबर के काल में लिखी जाने वाली किताब अकबरनामा में भी मुगल शब्द का इस्तेमाल इसी तरह से हुआ है। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था, जो अकबर के दरबार के बहुत प्रमुख इतिहासकार थे। उन्होंने अकबर और उसके पूर्वजों को तैमूरी वंशज के रूप में प्रस्तुत किया ताकि उन्हें एक सुसंस्कृत और एक वैलिड शासक वंश के रूप में दर्शाया जा सके। इसीलिए अगर आप देखें तो अकबरनामा में ज़्यादातर जगहों पर तैमूरी, चगताई या सीधे राजाओं का नाम उपयोग किया जाता है, ना कि मुगल शब्द का। सवाल आता है कि फिर मुगल शब्द साम्राज्य से जुड़ा कैसे? तो देखिए, भले ही बाबर और दूसरे मुगल बादशाहों ने खुद को तैमूरी कहा, लेकिन भारत में उनकी मंगोलियाई ओरिजिन के कारण उन्हें मुगल कहा जाने लगा।
भारतीय लोक कथाओं में, कहानियों में और साहित्य में धीरे धीरे ये शब्द चलन में आता चला गया। दूसरी वजह ये थी कि मुगल दरबार से अलग दूसरे पर्शियन और अरेबिक राइटर्स ने उन्हें जमकर मुगल कहा, क्योंकि मंगोल और मुगल शब्दों का जो इस्तेमाल है वो उन सभी के लिए होता था जिनकी उत्पत्ति सेंट्रल एशिया में हुई थी। एग्जाम्पल के लिए मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने अपनी किताब तारीख़ रशीदी में बाबर और उसके वंशजों को मुगल कहा। मिर्ज़ा हैदर खुद मध्य एशिया के थे और उन्होंने बाबर के वंशजों को उनकी मंगोलियाई उत्पत्ति के कारण मुगल कहा, जो उस समय फारसी और अरबी लेखकों में आम था। इसके बाद जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे और हिस्टोरियंस थे, उन्होंने भारत आने पर इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया। वो मंगोलों के बारे में पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने बाबर और उसके वंशजों को उन्हीं मंगोलों से जोड़कर मुगल नाम दे दिया और अपने जितने भी यात्रा वृत्तांत थे उनमें इसका इस्तेमाल किया। फिर जब भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ तो उन्होंने मुगल शब्द का इस्तेमाल खूब किया और अपनी हिस्ट्री बुक्स में इसे अच्छे से लिखा। अंग्रेज़ों की राइटिंग की वजह से मुगल एम्पायर जो वर्ड है ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। तो इन सभी वजहों से भले ही बाबर और उसके वंशजों को खुद मुगल शब्द कहलाना पसंद नहीं था, लेकिन समय के साथ मुगल साम्राज्य शब्द ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से पॉपुलर हो गया और आज हम इस एम्पायर को इसी नाम से जानते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि जिस शब्द से या जिस क्लैन से मुगल कभी भी खुद को जोड़ना नहीं चाहते थे, वो आज उनके साथ गोंद की तरह चिपक गया है, जिसे आज की डेट में छुड़ा पाना इम्पॉसिबल है। आज अगर बाबर और अकबर जैसे महान बादशाह, मुगल बादशाह देखें कि कैसे मुगल शब्द इस्तेमाल हो रहा है उनके लिए, तो पक्की बात है कि वो सदमे में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुगल साम्राज्य के मुगल शब्द से नफरत करने की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.